नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, सीरिया, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो यमन को लेकर है। सबसे पहले तो हूथी ने सुपरसोनिक मिसाइल से एक बार फिर से इजराइल के ऊपर हमला किया है। तेल अवीव में बहुत देर तक सायरन बजता रहा और उसके आसपास भी बताया जा रहा है इस हमले में 5 लोग घायल हुए हैं। दरअसल यमन और हूथी जो है वो गले की हड्डी बने हुए हैं, इजराइल के भी, अमेरिका और इंग्लैंड के भी। अमेरिका का नाम ज्यादा होता है, लेकिन इंग्लैंड ने जिस तरह से गजा में जो जेनोसाइड चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट किया है, उसकी डिटेल्स भी बड़ी मुश्किल से निकल पाती हैं। ब्रिटेन में कई सारी वेबसाइट्स ने अंदर की खबरें निकाल कर दी हैं कि ब्रिटेन किस तरह से वहां पर अपने स्पाई जहाज भेजता है जो जगहों को लोकेट करते हैं ताकि वहां पर सीधे इजराइल हमला कर सके। तो इंग्लैंड भी बराबर का भागीदार है अमेरिका के साथ साथ। अमेरिका और इंग्लैंड ने कई बार हूथी के ऊपर हमले किए हैं। अभी कल रात की भी बात है कि इन्होंने हूथी के ठिकानों पर हमला करने का दावा किया है, लेकिन उसके तुरंत बाद जब हूथी इजराइल पे हमला करता है, इसका मतलब बहुत क्लियर है कि यमन ने कम से कम ठान लिया है कि वो इस जंग में लगातार रहेगा। जब से गजा की जंग शुरू हुई है, आज 432 दिन हो गए, तब से यमन लगातार गजा के सपोर्ट में अटैक्स कर रहा है। एक तरफ रेड सी में उसने जीना मुहाल किया हुआ है इजराइल का, दूसरी तरफ लगातार अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों के बावजूद वो इजराइल तक उसकी जो मिसाइल्स हैं वो पहुंच रही हैं। कभी सुपरसोनिक मिसाइल्स का नाम पैलेस्टाइन फोड़ दिया है, इसके अलावा भी उसने लगातार हमले किए हैं जिससे इजराइल को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। और अब कहा यह जा रहा है कि इजराइल सीधे सीधे यमन के ऊपर बमबारी कर सकता है, यानी अपनी जहाजें सीधे यमन के आसमान पर भेज सकता है। कई बार यह बात पहले भी कही जा चुकी है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन इतना तो तय है कि यमन के जो हूथी लड़ाके हैं वो किसी भी हाल में अमेरिका, ब्रिटेन या फिर इजराइल के सामने झुकने को तैयार नहीं है। वो अपनी जंग लगातार जारी रखे हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि गजा में कोशिश हो रही है किसी तरह से सीज फायर हो जाए, और कार्ड्स ने कल कहा था कि हम सीज फायर के बेहद करीब हैं। लेकिन कार्ड्स का आज एक और बयान आया है। कार्ड्स कहता है, कार्ड मतलब वहां का जो नया डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, उसका कहना है कि इजराइल समझौते के बाद भी, सीज फायर के बाद भी गजा के अंदर अपना डिफेंस प्रेजेंस रखेगा, यानी गजा की सिक्योरिटी को अपने अंडर में रखेगा। अब आप सोच के देखिए कि जब भी सीज फायर की बात होती है इस तरह की बातें की जाती हैं। हालांकि ये कार्ड्स वही है, जब हिजबुल्लाह के साथ बातचीत हो रही थी सीज फायर की, तो इसने कहा था कि हम हिजबुल्लाह को पूरी तरह से डिसआर्म करने के बाद ही सीज फायर करेंगे। और उस समय वहां के आर्मी चीफ ने जिस तरह से इस आदमी को देखा था मजाक उड़ाते हुए कि क्या बकवास कर रहे हो, वो वीडियो दुनिया भर में वायरल हुआ था। अब इसने दावा किया है कि गजा के अंदर सिक्योरिटी यही मेंटेन करेंगे। गजा के अंदर जो कुछ हुआ है अगर उसको 4 लाइनों में बताना हो तो 432 दिन मैंने आपको बताया। इन 432 दिनों में 45,028 लोग, 45,028 लोग मारे गए हैं। 1,06,962, 1,06,962 लोग घायल हुए हैं। और तकरीबन 11,000 यानी 11,000 लोग कहां हैं इसकी किसी को खबर नहीं, यानी लापता हैं। यह हालत है गजा के अंदर और इसको जेनोसाइड कहने में शर्म आती है। तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो रफा की है, और रफा के बारे में लगातार अमेरिका और बाकी सब कह रहे थे कि किसी भी हालत में रफा को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद रफा क्या था और क्या बना दिया गया, यह आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। यहां पर मैं जोड़ दूं कि 24 मई 2024 को, 24 मई 2024 को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बाकायदा यह कहा था कि रफा के अंदर जो हमला है उसको रोका जाए, लेकिन इजराइल के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ा। और अब भी अमेरिका इसको जेनोसाइड मानने को तैयार नहीं है। तो आप समझ सकते हैं इसका क्या मतलब है। ट्रंप जब भी बात करते हैं तो होस्टेज डील की बात करते हैं, सीज फायर की बात नहीं करते हैं, होस्टेज डील की बात करते हैं। मतलब जो उनके अगवा किए हुए लोग हैं वो किसी तरह से वापस आ जाएं, उसके बाद इजराइल को जो करना हो वो करें। जो धमकी भी देते हैं वो हमास को और फलस्तीनियों को धमकी देते हैं, इजराइल को धमकाने की हिम्मत उनकी नहीं होती है। बहुत सीधी सी बात है कि अगर सीज फायर नहीं होगा तो आप चाहे जितने बम बरसा लें, सब कुछ तो बर्बाद कर ही चुके हैं। अब और क्या बर्बाद कर लेंगे,
आपके अगवा किए हुए लोग भी वापस नहीं आएंगे। और कार्ड जिस तरह की शर्तें रख रहा है, वो शर्तें तो हमास कतई नहीं मानेगा। अभी तक मुझे यही लगता है, आगे क्या होता है वो देखना होगा। और जिस तरह से वहां के लोग लगातार इतने सारे जुल्म के बावजूद लगे हुए हैं, लड़ रहे हैं, ये वीडियो आप देख रहे हैं, इजराइल के सैनिक हैं, जरा सा बच्चा उनके सामने फलस्तीन का झंडा फहरा रहा है। और यहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो टूट फूट गया है, खंडहर हो गया है सारा कुछ, उसको फिर से रहने लायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं फलस्तीन के लोग। किसी भी हालत में वो फलस्तीन छोड़ने को तैयार नहीं है। तो अगर ट्रंप साहब को लगता है कि उनके और बमों की धमकी से वो डर जाएंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। पहले ही बाइडेन साहब बहुत सारा बम भेज चुके हैं। जितने बम गिरे हैं ज्यादातर तो उन्हीं के भेजे हुए बम हैं। और गजा को तबाह बर्बाद करने की कोई ऐसी लिमिट नहीं है जो छोड़ी गई है। इसलिए अगर सीज फायर हो तो सीज फायर की तरह होना चाहिए। उसमें यह भी होना चाहिए कि गजा को फिर से कैसे बसाया जाएगा। उसमें यह भी होना चाहिए कि आगे से गजा के ऊपर फिलहाल कोई हमला नहीं होगा। यह सब अगर नहीं होता है तो जबरदस्ती कोई सीज फायर आप लागू कर दीजिए, बहुत दिन वो चलने वाला नहीं है। फलस्तीन की लड़ाई इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि वो कई दशकों के जो अत्याचार हैं उनके खिलाफ चल रही लड़ाई है। आप कितना भी दबा देंगे, कितने भी लोगों को मार देंगे, एक आदमी कभी ना कभी उठ खड़ा होगा, उसके पीछे लोग उठ खड़े होंगे और फलस्तीन की लड़ाई चलती रहेगी। दुनिया भर में फलस्तीन को समर्थन भी मिला है। आयरलैंड ने जब वहां जो कुछ हो रहा है उसको जेनोसाइड कहा। आयरलैंड पहले दिन से खड़ा है फलस्तीन के साथ। और आयरलैंड ने जब कहा कि अब हम साउथ अफ्रीका के साथ आईसीजे वाले केस में जाएंगे, तो इन्हीं कार्ड्स ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा जिसमें आयरलैंड को एंटी सेमेटिक कहा। जो इजराइल के मुखालिफत करे वो एंटी सेमेटिक हो जाता है। और वहां पर अपनी एम्बेसी बंद करने की बात की। आयरलैंड ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप एम्बेसी बंद कर दीजिए। जिन्होंने अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने अत्याचार झेले हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, चाहे आयरलैंड जरा सा देश है, वो खड़े हैं फलस्तीन के साथ। वहीं आयरलैंड के साथ लगा हुआ इंग्लैंड है, जिसने फलस्तीनियों को धोखा देकर इजराइल बनवाया है, जिसने दुनिया भर में अत्याचार किए हैं, हिंदुस्तान से लेके अफ्रीका से लेके दुनिया भर के मुल्कों के ऊपर अत्याचार किए हैं। वो अपने ही जैसे जुल्मी, अपने ही जैसे शैतान इजराइल के साथ खड़ा है। और इन इलाकों के जो, इन देशों के जो गोदी मीडिया हैं, वो भी इन्हीं के साथ खड़े हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं मैं। इसमें एक जगह मरने वालों की जो नंबर है, मरने वालों की संख्या है, वो बताई गई है। और उसमें रिपोर्ट में यह बताया गया है कि लोकल मेडिक्स, यानी लोकल जो लोग इलाज वगैरह का इंतजाम कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स या नर्सेज बचे हुए हैं, वो बता रहे हैं इतने लोग मारे गए। और हेडिंग लगाते हैं कि हमास बता रहा है, ताकि पढ़ने वाले को लगे कि यह तो हमास बता रहा है, यह गलत है। इस तरह से यह गोदी मीडिया लगातार कवर करता है। हिंदुस्तानी गोदी मीडिया की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसीलिए जरूरत होती है कि हमारे जैसे लोग दुनिया भर के अखबारों, दुनिया भर की न्यूज वेबसाइट से खंगाल के आपको सही न्यूज दें। इजराइल की हालत यह है कि सर्बिया एक देश है और सर्बिया में यह आरोप लगा है कि वहां की सरकार ने इजराइल का स्पाईवेयर यूज किया है, जैसे अपने यहां पेगासस यूज हुआ था। वहां के लेखकों, वहां के पत्रकारों, वहां के विपक्ष के ऊपर नजर रखने के लिए, उनका फोन हैक करने के लिए इजराइल का स्पाईवेयर यूज किया था। पूरी दुनिया में इजराइल इस तरह की चीजें सप्लाई करता है। पूरी दुनिया में चुनी हुई सरकारों के खिलाफ इस तरह के अभियान चलाने में मदद करता है। और अमेरिका और इंग्लैंड उसको गोद में बिठाए, या फिर यह कहिए कि उसकी गोद में बैठे खुश रहते हैं। किस तरह से यह पूरी साजिश चलती है, मैं सीरिया के संदर्भ में आपको विकीलीक्स का एक पोस्ट दिखाता हूं। विकीलीक्स बताता यह है कि 31 दिसंबर 2000, यानी आज से 24 साल पहले, हिलरी क्लिंटन का मेल कोट करके वो बताता है कि उस समय ही सीरिया को खत्म करने की प्लानिंग थी कि सीरिया को खत्म किया जाए, सीरिया से सरकार गिराई जाए। क्यों? क्योंकि इससे इजराइल की सिक्योरिटी इंश्योर होती है और इससे यह इंश्योर होता है कि ईरान कहीं एटॉमिक हथियार ना बना ले, यानी इससे ईरान पर हमला करना आसान हो जाता है। यानी इजराइल की सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए 2000
यानी आज से 24 साल पहले, और उसके न जाने कितने पहले से यह प्लानिंग चल रही होगी, 24 साल पहले भी अमेरिका प्लान बना रहा था। तो असद अगर ये 24-25 साल झेल गए, 24-25 साल उन्होंने अगर अमेरिका को, इजराइल को सक्सेसफुल नहीं होने दिया, तो यह उनके लिए बड़ी बात होनी चाहिए। इतने लंबे वक्त से लगातार सीरिया को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही थी। 2012 में वहां आईएसआईएस के लड़ाके भेजे गए थे, आईएसआईएस के आतंकवादी भेजे गए थे, और 2012 से 24 तक लगातार कोशिश करने के बाद टर्की की मदद से इजराइल इस काम में सफल हुआ। अगर एर्दोगान मदद नहीं करता तो असद की सरकार नहीं गिरती। और अब तो ट्रंप भी साफ साफ कह रहे हैं कि एर्दोगान ने, यानी टर्की की सरकार ने, वहां की सरकार, असद की सरकार गिराई थी, और एर्दोगान को अपना दोस्त कह रहे हैं दुनिया का बहुत मजबूत नेता है। मेरी समझ यह है कि जब किसी को खत्म करना होता है तो अमेरिकन ऐसे ही तारीफ करते हैं। बहुत पुरानी बात नहीं है, गद्दाफी का बेटा अमेरिका गया था, स्टेट गेस्ट की तरह उसको ट्रीट किया गया था। हिलेरी क्लिंटन उसके साथ हाथ मिला रही थी, और उसके बाद गद्दाफी को मरवा दिया गया। और टर्की के खिलाफ इस तरह की थ्योरी बनना इजराइल के अखबारों में पहले ही शुरू हो गई है। आज इजराइल के एक अखबार में खबर यह है कि टर्की सीरिया के ऊपर हमला कर सकता है। अब यह खबर तो आपको एक लाइन की लगेगी, जब अंदर जाके जो खबर है उसको पढ़ेंगे और एनालाइज करेंगे तो समझ में आएगा असली खेल क्या है। इस खबर का यह कहना है कि वहां जो कुर्द लड़ाके हैं उनको टर्की बर्दाश्त नहीं करेगा, उनको खत्म करना चाहेगा। यह डर खत्म करना चाहेगा कि कुर्दिश जो हैं, जो अभी एक इलाके पर कब्जा किए हुए हैं, कहीं सीरिया के ऊपर कब्जा ना कर ले। अब ये जो कुर्द लड़ाके हैं, इनको कौन सपोर्ट करता है? इनको सीधे सीधे अमेरिका सपोर्ट करता है। अब समझिए खेल। एक तरफ ट्रंप तारीफ कर रहे हैं कि एर्दोगान हमारा दोस्त है, और दूसरी तरफ एर्दोगान के जो दुश्मन है कुर्द, जिन्होंने टर्की के अंदर लंबे समय तक परेशानी पैदा की है, उन कुर्दों को भी अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। अब आप बताइए, अगर कुर्दों में और टर्की के बीच में कोई फैसला कुन जंग शुरू होती है, तो उस जंग में अमेरिका किस तरफ खड़ा होगा और किस तरफ इजराइल खड़ा होगा? अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि एर्दोगान की अभी तो तारीफ की जा रही है, क्योंकि उसने ईरान को धोखा देकर असद की सरकार गिराने में इनकी मदद की है, इजराइल के लिए रास्ता खोल दिया है। एक ऐसा संगठन आया है सीरिया का राज करने के लिए, एसटीएस, जो अपने आप को लड़ाकू जांबाज सब कुछ कहता है, लेकिन उसकी जमीन कब्जा होती जाती है, उसके हथियार खत्म कर दिए जाते हैं, और वो सिर्फ इतना कहता है इजराइल के खिलाफ हम कोई जंग नहीं करेंगे, और आगे कहता है कि हमारी जमीन को हम कभी इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। मेरी तो यह सलाह है गोलानी से कि बाकायदा एक रेजोल्यूशन पास करके अपने इलाके को इजराइल में शामिल कर ले, और नेतन्याहू के पैरों में बैठ के उसका गाना लगातार गाता रहे। गद्दी पर बैठ के सीरिया वालों के साथ यह धोखा करने से अच्छा है कि सीधे वो जाके इजराइल के साथ शामिल हो जाए। अमेरिका और इजराइल की सहायता से उसने कब्जा तो कर लिया है सीरिया पे। असद चले गए हैं, और असद ने कल एक लेटर जारी किया। पहली बार गद्दी से हटने के बाद पहली बार उन्होंने एक लेटर जारी किया, और उन्होंने साफ साफ कहा कि रशिया भागने का मेरा कोई प्लान नहीं था, मैं आखिरी दिन तक मुकाबला कर रहा था। जहां एसटीएस की सेनाएं थी, मैं उसके बिल्कुल करीब था, लेकिन मेरी सेना ने मुझे धोखा दिया। जब उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं रह गया था, तब रशियंस ने मुझे वहां से इवैक्यूएट किया। यह कहा है असद ने। अब कितना सही कहा है, कितना गलत कहा है, मैं नहीं जानता, लेकिन पहला उनका यह बयान आया है जाने के बाद। और असद के राज में, असद जब थे वहां पर, तब जिस इजराइल की हिम्मत नहीं थी, वो अब खुलकर सीरिया के ऊपर हमला कर रहा है, बड़े बड़े हमले कर रहा है। वहां का पासपोर्ट ऑफिस जो है वो उड़ा दिया गया। पासपोर्ट ऑफिस क्यों उड़ाया गया है? क्योंकि गोलानी तक यह साबित नहीं कर सकता कि वो सीरिया का रहने वाला है। जिन लोगों ने इस समय सत्ता पर कब्जा किया है, उन लोगों का सीरिया से कोई लेना देना नहीं है, नंबर 1। दूसरा, लिख के रख लीजिए कि मोसाद के एजेंट बड़ी संख्या में इस समय सीरिया के अंदर घुस गए होंगे, जो गोलानी की जो नई सरकार है उससे मिलजुल कर अपने आप को सीरिया का नागरिक बनवा लेंगे, सीरियन पासपोर्ट ले लेंगे, और अंदर अंदर सीरिया को ऐसे कुतरते रहेंगे कि जिस दिन चाहे उस दिन इजराइल कब्जा कर ले। जिन लोगों को लगता है यह इस्लामिक रिवॉल्यूशन है, उन लोगों को यह बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, और उसके बाद सोचना चाहिए कि यह इस्लामिक रिवॉल्यूशन है या ज़ायनिस्ट रिवॉल्यूशन है, या फिर अमेरिका और इजराइल के पैरों में गिर जाने की घोषणा है। वैसे लगातार अमेरिकी अखबारों में यह खबर आ रही है कि रशियन अपने बेस खाली कर रहे हैं।
एक खबर में यह भी बताया गया है कि रशियन जो हैं वो अपना बेस लीबिया में शिफ्ट करना चाहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी खबरें यह आ रही हैं कि एचटीएस जो सत्ता में आ गया है और जानता है कि इजराइल और अमेरिका का खतरा उसके ऊपर हमेशा बना रहेगा, अभी तो नहीं लड़ सकता है, लेकिन वो पूरी तरह से सब कुछ खाली भी नहीं करना चाहता है अपने आप को। इसलिए रशिया के साथ उसकी गुपचुप बातचीत चल रही है क्रेमलिन के अंदर, और हो सकता है कि रशिया के कई बेसेज वहां पर जैसे हैं वैसे ही बने रहें। इसी तरह ईरान ने कहा है कि हम अपनी एम्बेसी वहां तब शुरू करेंगे जब सिक्योरिटी इंश्योर हो जाएगी, और सीरिया पहले भी कह चुका है, सीरिया नहीं एचटीएस और गोलानी पहले भी कह चुके हैं कि हम ईरान के साथ सारे रिश्ते खत्म नहीं करेंगे। लेबनान ने भी अपनी एम्बेसी वहां पर खोल ली है। तो यह सब बड़ा गोल गोल सब कुछ चल रहा है। सीरिया में क्या होगा यह अभी कोई नहीं जानता है। मैं कई बार कह चुका हूं कि जिन लोगों को लगता है कि सीरिया में सब कुछ जो होना था हो गया, उनको इंतजार करना चाहिए। अगले साल, 2 साल, 4 साल सीरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। वो कई टुकड़ों में बंट जाएगा, या एचटीएस की जगह कोई सरकार आएगी, या फिर वो जंग का मैदान बन जाएगा, वहां नए तरीके से सिविल वार शुरू होगा। यह सारा कुछ देखना होगा। अभी कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। अभी कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। हम बस इतना कह सकते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, चाहे वो यूरोपीय यूनियन हो, अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, ये सब चाहते हैं किसी तरह से रशिया वहां से चला जाए। डच प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने कहा है कि जब तक रशिया सीरिया से नहीं हट जाता, उसके बेस नहीं हट जाते, हम सीरिया के ऊपर से सैंक्शंस लिफ्ट नहीं करेंगे। अगर सीरिया या एचटीएस जो है पूरी तरह से रशिया को हटा देते हैं, तो यह जान लीजिए, यकीन जान लीजिए कि कल को अगर इजराइल पूरे सीरिया पे कब्जा करना चाहेगा तो भी कोई बचाने वाला उसको नहीं मिलेगा। तो एक अजीब सी सिचुएशन है। इसमें आगे चीजें किस तरफ जाती हैं, कहां जाती हैं, यह देखने वाली बात होगी। रशिया यूक्रेन की अपनी लड़ाई चल रही है। रशिया में जो वहां के केमिकल डिफेंस फोर्स के, केमिकल वेपन डिफेंस फोर्स के जो हेड थे, उनको एक बम से उड़ा दिया गया है। उनके घर पे आतंकवादी हमले में उनको बम से उड़ा दिया गया है। अब आप कहेंगे ये छोटी सी खबर आप क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहा हूं कि वो अमेरिका का जो पूरा केमिकल का खेल है उसकी जांच कर रहे थे, और उन्होंने ये पाया था कि कई सारी ऐसी कंपनियां जिनका मालिक जो बाइडेन है, वो जानबूझकर ऐसे वायरस बना रही हैं जिससे दुनिया में कोविड जैसा संक्रमण फिर से लाया जा सके। एक एवियन फ्लू करके वायरस बना रहे हैं, ये इनका कहना था। और इनका कहना था कि पहले वो लैब यूक्रेन के अंदर थी, अब वो लैब अफ्रीका के अंदर शिफ्ट कर दी गई है। यानी अमेरिका में जो पूरा मेडिसिन का खेल चलता है, आप जानते हैं कोविड के खेल में अमेरिकन कंपनियों ने कितने पैसे बनाए हैं, वैसा खेल दोबारा हो सके, इसकी कोशिश जो बाइडेन की कंपनियां कर रही हैं, इसकी जांच कर रहे थे वो। और शायद यही वजह थी कि उनको बम से उड़ा दिया गया एक आतंकवादी हमले ने। तो एक तरफ इजराइल है जो स्पाईवेयर भेजता है ताकि लोगों के फोन हैक हो सकें, एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जेनोसाइड बाइडेन है, जेनोसाइड जो हैं, जिनकी कंपनियां जो हैं वो दुनिया भर में वायरस फैलाने के लिए कोशिश कर रही हैं, ऐसा उनका आरोप था। इस तरह के हमारे लीडर्स हैं तो दुनिया कितनी सेफ होगी, ये बात आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उधर इजराइल में जो नेतन्याहू के ऊपर मुकदमा चल रहा है, उसको लेकर रोज नए तमाशे चल रहे हैं। वहां से एक बड़ा मजेदार बयान आया है। वहां के चीफ रब्बाई एक हुआ करते थे, चीफ रब्बाई मतलब जो उनके हेड प्रीस्ट हुआ करते थे पहले, उन्होंने जो वहां के कट्टरपंथी यहूदी हैं उनसे कहा है आर्मी ज्वाइन ना करो। इसको लेके वहां पे काफी विवाद चल रहा है। दुनिया भर के जो कट्टरपंथी होते हैं, हमारे यहां भी जो बाबा महंत सब हैं, जो सबको हथियार उठाने की बात करते हैं, वो खुद कभी आर्मी में शामिल नहीं होते हैं। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट वहां एक एडिटोरियल आया है, ये जेरूसलम पोस्ट में एडिटोरियल है, और ये कहता है कि इजराइल के पास अब कोई भी जेन्युइन दोस्त नहीं है। यानी एक भी ऐसा दोस्त नहीं है इजराइल का जिसके ऊपर इजराइल भरोसा कर सके। सारे लोग अगर जो इजराइल के साथ दिखाई देते हैं वो अपने अपने स्वार्थ से दिखाई देते हैं। इसका मतलब समझना चाहिए, चाहे आईसीजे हो, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे बाकी सारी जगह हो। आपने देखा है कि दुनिया के ज्यादातर मुल्क इजराइल के खिलाफ खड़े होते हैं। हां, लड़ने कोई नहीं जाएगा, गजा को अपनी लड़ाई लड़नी होगी, ईरान को अपनी लड़ाई लड़नी होगी, सबको अपनी अपनी लड़ाई लड़नी होगी, कोई मुल्क किसी के लिए लड़ने नहीं जाता है। लेकिन
एक चीज पक्की है कि सारी दुनिया में इजराइल के बारे में यह बात धीरे धीरे लोगों के समझ में आ गई है कि यह एक ऐसा शैतान मुल्क है जो दूसरों की जमीन कब्जा करता है, जो ह्यूमन राइट्स की कोई इज्जत नहीं करता है, जो बच्चों को मारता है, औरतों को मारता है, अस्पतालों को मारता है, स्कूलों को तबाह करता है। तो आज जब इजराइल के पास ताकत है, आज जब अमेरिका उसके साथ खड़ा है, तब तो इजराइल बहुत मजबूत नजर आता है। वैसे भी लंबी जंग में कभी कोई मजबूत नजर आता है, कभी कोई मजबूत नजर आता है। लेकिन जिस दिन इजराइल कमजोर पड़ेगा उस दिन यही सारी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। और इसीलिए शायद इजराइल के अखबार इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा कोई जेन्युइन दोस्त नहीं है। शैतान का कभी कोई जेन्युइन दोस्त नहीं होता है। शैतान पर कभी कोई दिल से भरोसा नहीं करता है। सब जानते हैं कि शैतान कभी भी धोखा दे सकता है। तो ये है अभी हालात जो मैंने आपको बताए। आगे जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी मैं रोज ही अपडेट करता हूं शाम को 5 बजे। अपडेट मैं लगातार करता रहूंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे वीडियोस देखते रहिए, हमारे वीडियोस अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भेजिए और उन लोगों तक भी भेजिए जो लोग अब तक गोदी मीडिया में फंसे हुए हैं। अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी टी शर्ट्स हैं, हमारे बैग्स हैं, वो आप खरीद सकते हैं। और अगर हमारे साथ जुड़ना चाहें तो हमारे मेंबर बन सकते हैं। सारी जानकारियां पिन कमेंट में है, पहला कमेंट जो हम करते हैं उसमें, और साथ में जो डिस्क्रिप्शन है वहां भी वो सारी जानकारियां हैं। आप जुड़ेंगे तो हमें वो ताकत मिलेगी कि हम लगातार हक की बात करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।